हेलो रैंकर्स, कैसे हो? मजे में? तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं एसी के अंदर रेजोनेंस। इससे पहले हमने एलसीआर सर्किट को कर लिया था कंप्लीट। ठीक, रेजोनेंस। ठीक, तो जिसने अभी तक ना पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे है तो भाई पहले जाके पीछे वाले देखो, वरना ये वाला समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या होता है, सिंपल सा बेसिक सा मीनिंग लेके चलेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, यहाँ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। और जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वो होती है रेजोनेंस ही होती है, केमिकल रेजोनेंस लगा लो उसको तुम, बॉन्डिंग रेजोनेंस लगा लो। ठीक, तो रेजोनेंस यहाँ भी है वहां भी है, तो मतलब सिंपल है, ये कोई साइंटिफिक फिनोमिना तो है नहीं। ठीक, इसे सिंपल सा नाम है कि भी रेजोनेंस का मतलब क्या होता है तालमेल। जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना, ये इधर आ जाता था, ये उधर चला जाता था। क्या हो रही है इनके बीच में? एक तालमेल बैठ रही है, एक तालमेल बैठ रही है। तो वैसे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में भी बैठती है एक तालमेल। किस किस के बीच में बैठेगी? ई एंड आई के बीच में। तो भाई जब ई एंड आई के बीच में एक तालमेल होती है उसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। ठीक, तो सर्किट को रेजोनेंट सर्किट बोलेंगे जब उसमें कौन सा फिनोमिना होगा? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का फिनोमिना। तो ये चीज तुम लोग करोगे याद कि भाई जब ई और एंड आई क्या होते हैं? इन सेम फेज, इन सेम फेज। किसके अंदर? एल सी आर सर्किट के अंदर। एल सी आर सर्किट के अंदर ये दोनों क्या होते हैं? सेम फेज होते हैं। जब ई एंड आई, तो हम उसको बोलते हैं क्या? रेजोनेंस। हम उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। और जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये होता है ना फिनोमिना, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये फिनोमिना होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। बोलो, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिंपल सा फंडा है भाई कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाए किसके? अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी से, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी से, तो उसको भी हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक, इसकी अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग बुक्स में मिलेगी, लेकिन तुम लोग सिंपल याद रखना कि भाई जब दोनों किस में हो? सेम फेज में हो, तो वो होता है रेजोनेंस। ठीक, तुम सिंपल सा दिमाग में बैठा लो, जब ई एंड आई होगा सेम फेज में तो उसको हम बोल देंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, किस जिस भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो होगा। ठीक है, सिंपल। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं भाई कि अलग अलग बुक से तुम अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ रहे हो। तो सिंपल है, जैसे सर्किट दो दो टाइप के होंगे एलसीआर के, सीरीज और पैरेलल, वैसे फ्रीक्वेंसी भी दो टाइप की होगी, सीरीज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और पैरेलल रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस भी दो टाइप की होगी, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस, है ना। तो इसके फंडे पढ़ते भाई कि ऐसा होगा कब, ऐसा होगा कब, देखना। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, रेजोनेंस के अंदर करंट होता है मैक्सिमम, करंट होता है मैक्सिमम। करंट क्या होता है? मैक्सिमम। ये चीजें देखो याद रखने की है, इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तभी देखते हैं भाई होगा क्या, होगा क्या, है ना। सिंपल सी बात देखो, हमें पता है कि जब ई एंड आई सेम फेज में होता है तो सर्किट के अंदर होता है आर, सर्किट के अंदर होता है आर, तो ओनली आर सर्किट होगा क्या? रेजोनेटिंग सर्किट, है ना, होगा ना। ये बात है गलत, ये बात है गलत। तो ये तो तुम लोग अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर ओनली रेजिस्टेंस का सर्किट होगा तो उसको हम रेजोनेटिंग सर्किट बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? ई एंड आई आर इन सेम फेज। सिंपल सी बात है, होता है, लेकिन ये रेजोनेटिंग सर्किट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंडीशन है कि रेजोनेटिंग सर्किट के लिए एल एंड सी का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई एल एंड सी में ही तो आता है फ्रीक्वेंसी का। आर के अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी है? कोई भी नहीं है। कोई भी फ्रीक्वेंसी दिख रही है क्या? नहीं। एल और सी में कौन सी है? ओमेगा। एल क्या होता है? एक्सएल, 1/ओमेगा सी। क्या होता है? एक्स सी। ये क्या आ रही है? इनमें फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसलिए सर्किट में एलसीआर होना जरूरी है। और फिर जो सर्किट बिहेव करेगा ना, आर ई एंड आई सेम फेज के अंदर होगा, उसी को हम बोलेंगे रेजोनेटिंग सर्किट। ओनली आर को हम रेजोनेटिंग सर्किट नहीं बोलेंगे। बोलो, इतना क्लियर? ठीक, अब ऐसा होगा कब, ऐसा होगा कब? देखो भाई, हमें पता है कि एल एंड सी का होना जरूरी है। ठीक है भाई, जरूरी है एल एंड सी का होना, सिंपल है। ठीक है, तो एल एंड सी तो हो जाएंगे, लेकिन सर्किट को अभी भी कैसा बिहेव करना चाहिए? रेजोनेंस जैसा। मतलब एल एंड सी का होने का फर्क ही ना पड़े। जब एल एंड सी होने का जब फर्क ही नहीं पड़ेगा तो सर्किट किसके जैसे बिहेव करेगा? रेजिस्टेंस जैसा।
सिंपल। और जब सर्किट रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा तो ई एंड आई सेम फेज में होंगे, एल और सी भी होंगे, ई एंड आई सेम फेज में भी होंगे, तो वो सर्किट होगा कौन सा, रेजोनेटिंग सर्किट। और उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा, क्या होगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, और वो सर्किट रेजोनेंस शो करेगा, और उस सर्किट को क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग सर्किट बोलेंगे। बोलो इतना क्लियर। अब होगा कैसे देखते, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे देखते भाई वैल्यू। सबसे पहले क्या, हमें करंट को क्या करना है, हमें नहीं पता करंट मैक्सिमम, मैंने बताया था याद रखो, अभी याद करके चलो कि हमें नहीं पता। ठीक, देखते हैं। जेड क्या होता है, सबको पता है क्या, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर दी रूट, है ना। अब हमें फ्रीक्वेंसी ऐसी लेनी है, ऐसी लेनी है कि जेड हमें मिले क्या, मिनिमम। जेड हमें क्या मिले, मिनिमम मिले। और अगर जेड मिनिमम मिलेगा तो आई हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम। क्योंकि भाई जब जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, जो इम्पीडेंस होगा सर्किट का, वो कम हो जाएगा तो करंट अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। और हमें क्या करना है, रेजोनेंस के अंदर हमें पता है कि वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे रेजोनेंस शो होता है वहां पे करंट क्या होता है, मैक्सिमम। या फिर तुम याद रखो कि नहीं भी होता, या फिर होता भी है। ठीक है, देखो प्रूव आ जाएगा वो तो अभी की ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होता है। अगर याद रख रहे हो तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अभी देखना ध्यान से। सबसे मैं लेता हूँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ले लेता हूँ क्या, जीरो। फ्रीक्वेंसी को जीरो लिया, सिंपल। पहली टर्म तो भैया ही ना कि अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो जो इंपीडेंस होगा सबसे कम होना चाहिए। देखते हैं होता है या नहीं होता। जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, इसको 2πf लिख सकता हूँ मैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है ना। ये चीज तो देखो पता होनी चाहिए, बेसिक है, अभी तक पढ़ते हुए भी आ रहे हैं ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है भाई। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को मैंने जीरो किया तो ये टर्म तो हो जाएगी क्या, जीरो। और ये टर्म क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। तो अगर ये इंफिनिटी हो गई, अगर ये टर्म क्या हो गई, इंफिनिटी हो गई, तो जेड क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। करंट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब टेंस टू जीरो बोल सकते हैं, कंप्लीटली जीरो भी ना बोले तो, लेकिन जीरो हो जाएगा। तो मतलब भाई यहाँ पे तो करंट मैक्सिमम हमारा हुआ नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक, तो मैं ये सारी कंडीशंस इस तरफ लिख दूं कि भाई जब एफ होगा हमारा जीरो, ठीक, तो जेड होगा इंफिनिटी एंड करंट होगा मिनिमम या जीरो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेके चलते हैं भाई, हम एफ को क्या ले लेते हैं, इंफिनिटी ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, एफ को इंफिनिटी ले लेते हैं, इतना ही कर सकते हैं हम तो। ठीक है, तो अब एफ को इंफिनिटी लेते हैं। ठीक, को इंफिनिटी लेंगे तो यहाँ पे एफ को इंफिनिटी पुट करेंगे तो वैसे ही इंफिनिटी हो गया। तो एफ भी इंफिनिटी लेने से क्या बन रहा है, जेड इंफिनिटी एंड करंट वापस से क्या हो रहा है, जीरो। बात तो बनी नहीं, बात तो क्या नहीं बनी नहीं। तो हम ऐसा क्या करें, देखो ऐसा क्या कर सकते हैं, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी कर देते हैं। ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी कर देते हैं, ये तो आपस में कट जाएंगे, तो ये तो पूरी टर्म हो गई जीरो एंड जेड इज इक्वल टू आ जाएगा आर। हाँ, अब इससे कम तो हो नहीं सकता, आर का क्या बिगाड़ेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, जब ओमेगा एल इक्वल होगा किसके, 1/ओमेगा सी के, जेड होगा मिनिमम एंड करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, देखते हैं क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। कंडीशन भी याद रख सकते हो, स्टार लगा लो। रेजोनेटिंग कंडीशन यही होती है। कैसे होती है पता चला, क्योंकि जीरो इन्फिनिटी पे तो कुछ हो नहीं रहा था, दोनों को इक्वल करेंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे एंड जेड बिकम्स आर, सिंपल। तो अब इसको करते हैं, क्या करते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इधर, ये आ जाएगा 1/LC। ठीक, अब इसको चाहे रूट ले लो, तो ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC एंड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या आ जाएगा, 1/2π अंडर द रूट 1/LC। देखो देखो, इसको 1 को जाए वैसे लिख लो। ठीक, 1/LC आ गया ना, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बोलो समझ आया। अब तो यार सिंपल था, इसमें तो समझ आना चाहिए ना कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी हो गया। ओमेगा को मैं इधर ले आया, एल को इधर ले आया, इधर ओमेगा स्क्वायर हो गया, फिर दोनों साइड रूट लिया तो इधर ओमेगा आ गया, इधर अंडर द रूट एल से आ गया, फिर 2πf होता है क्या, 1/2π आ जाएगा। और मतलब 2πf क्या होता है, ओमेगा होता है, तो 2π इधर ले आया, मैं नीचे ले आया, 1/L से था ही। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई क्या, एफ आर। इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बोलो आया इतना समझ, आया।
चलो तो और देखते हैं, इसके अंदर कुछ कंडीशंस देखते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, इतना आ गया समझ। इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए हमें, कि एफ इन्फिनिटी पे जेड इन्फिनिटी करंट जीरो, एफ इन्फिनिटी पे जेड इन्फिनिटी आई क्या जीरो, ये सारी चीज क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए भाई, ठीक है। तभी ग्राफ बना पाओगे तुम लोग। अभी देखना, रेजोनेंस के टाइम पे अब हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई एक तो एक्सएल इक्वल होता है किसके, एक्सी के। ओमेगा एल इक्वल होता है किसके, 1 अपॉन ओमेगा सी के। और क्या फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, 1/2 पाई 1/LC के। ठीक, ये देखो ये जो चीजें है ना, ये लोग तुम लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ये जो चीजें है ना ये तुम लोगों को याद रखनी पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से बनेगा। और कैसे आई हमने अभी देखा है ना, आई क्या होता है रेजोनेंस के टाइम पे, मैक्सिमम। ठीक, वी एल इज इक्वल टू होता है किसके, वीसी के। फेज डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा फाई, या फिर फाई बोल सकते हैं ना इसको, फेज डिफरेंस को सिंपल जीरो, क्योंकि हमें तो पता है कि वी और आई को हमें किस में लाना था, सेम फेज में, वही तो होगा रेजोनेंस। ठीक, और हम क्या बोल सकते हैं, ठीक, इम्पीडेंस क्या होता है, मिनिमम होता है ना, जेड होता है मिनिमम, किसके इक्वल होता है, जेड मिनिमम आर के इक्वल। कैसे आया हमने देखा। ठीक, और हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि आई मैक्सिमम कितना होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि जेड आएगा ना यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ किसके लिए, एल सेल सर्किट के लिए तो जेड आएगा, लेकिन यहाँ पे जेड क्या है, मिनिमम में, जेड किसकी इक्वल आर के लिए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये भी पता चल गया भाई, जो रेजोनेटिंग सर्किट होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रेजोनेंस रेजिस्टेंस की तरह। तो आर आर से तुम कंफ्यूज मत होना, पर आर आर से तुम याद भी रखना, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होती है किसकी, रेजोनेंस की। फ्रीक्वेंसी हमने देखा कैसे निकालनी है, ठीक है। बोलो, हुआ क्लियर। देखो ये चीजें तुम लोगों को याद होनी चाहिए, तभी तुम लोग बना पाओगे इसको, किसको, इसको, किसको, इसको, रेजोनेंस के क्वेश्चंस को, ठीक है। याद रखो ये चीजें। और देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना, ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं। तुम लोगों को आज एक मजे की बात भी बताऊंगा, जानना चाहोगे वो मजे की बात। अरे इसमें तो तुम लोग माहिर हो ना। सबसे पहले जेड वर्सेस एफ ग्राफ बनाते हैं, ठीक। इधर मैं जेड ले लेता हूँ, इधर मैं एफ ले लेता हूँ, ठीक। तो जब भाई एफ जीरो था, हमने देखा था क्या आया था, जेड हमारा इन्फिनिटी, यानी कि मैक्सिमम आया था, ठीक। जब हमारा जेड किसकी इक्वल हो गया, आर की इक्वल, जब हमारा जेड किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल, तो वो क्या आ गया था हमारा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ गई थी, जहां पे एक्सएल इक्वल था किसके, एक्सी के, सिंपल। एंड जब हमारा एफ हो गया था इन्फिनिटी, तो जेड भी हमारा क्या हो गया था, इन्फिनिटी। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, रुको, ऐसा मान लो है ना, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनता है भाई। देखो कैसे बनाया मैंने ग्राफ, कुछ भी तो नहीं किया, वही डाटा मैंने इधर लिखा था उसी का तो यूज किया है, कुछ अलग किया है क्या, वो डाटा तुम लोगों को पता है, तुम बना लोगे ग्राफ। तो जो लोग रटते थे ग्राफ को, यार ग्राफ तो समझ नहीं आता, रुको इसको ऐसे नहीं लेंगे ना, इसको ऐसे लेंगे, क्योंकि फिर एफ भी तो इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, तो ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो बोलो, आया समझ। और एफ जीरो हो जाएगा ना इधर, तभी तो ऐसे लेंगे, ठीक। एफ जीरो से ऐसे स्टार्ट हो गए, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। एंड जहां पे जेड क्या होगा, मिनिमम किसके इक्वल होगा, जेड इज इक्वल टू आर होगा, कहाँ पे, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे होगा, ये जो एफ की बात आएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी, एफ आर, सिंपल। ये ग्राफ कैसे बनाया मैंने, उसी डाटा से जो हमने पहले निकाला था, कुछ भी नहीं है, सब इजी है, ठीक है। एक बार बना के देखना नोटबुक लेके, आगे चलते हैं भाई। ये किसका ग्राफ था, जेड वर्सेस आर का। अब करंट का ग्राफ बनाते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इंपॉर्टेंट तो वो भी था, यार इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, पढ़ लोगे वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा यार, सिंपल, ठीक। तो इधर बना देता हूँ मैं, इधर क्या लेंगे, वही फ्रीक्वेंसी, इधर करंट। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, जब फ्रीक्वेंसी थी जीरो, जेड था मैक्सिमम, करंट क्या होगा, मिनिमम, करंट जीरो, ठीक। जब फ्रीक्वेंसी आई कहाँ पे, एफ आर पे, रुको इसको छोड़े पर एफ आर को, जब फ्रीक्वेंसी हो गई थी इन्फिनिटी, जेड वापस से हो गया था इन्फिनिटी, जेड वापस से क्या हो गया था, इन्फिनिटी, है ना। तो करंट क्या हो गया होगा, जीरो। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, पहले बढ़ेगा करंट, ठीक। और जहां पे पीक वैल्यू आएगी करंट की, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, वही एफ आर,
यहाँ पे जेड क्या होता है, आर के इक्वल होता है। यहाँ पे एक्सएल क्या होता है, एक्सी के इक्वल होता है। सब वही है, सब वो ही है। ये सिर्फ ग्राफ को पढ़ने का क्या है तरीका। यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा आई मैक्स होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आई मैक्स होता है। अब मजे की बात जानना चाहोगे, अब मजे की बात जानना चाहोगे, देखो मजे की बात बताता तुम लोगों को कि जब हम फ्रीक्वेंसी को करते हैं इंक्रीज तो करंट होता है इंक्रीज पहले। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पर जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती है मैक्सिमम पे, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे तो करंट वापस से डिक्रीज होने लगता है। तो ये थी मजे की बात, नहीं थी, ये तो बताने के लिए था कि भाई तुम लोग इसको रखो याद। ठीक, अब मजे की बात बताता हूँ क्या होता है। तुम लोग देखते होंगे भाई कि क्या तुम्हारे पास है घर में टीवी। अब की बोले हमारे घर में तो एलईडी है, अमीर हम गरीब नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी किसके घर में है, किसी के नहीं मिलेगा आज के टाइम पे, तो है ना, जो भी है। ठीक है, जैसे एंटीना होते थे, अब तो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज वाले के लेते हैं ना। तो टीवी होगा, रेडियो होगा, रेडियो भी किसके ही घर पे पाएगा। उसको छोड़ो, तुम लोग याद रखो कि टीवी होता है, रेडियो होता है। तो वो सब क्या करते हैं, सिंपल कुछ नहीं होता उनके अंदर। यही होता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। टीवी एंड रेडियोज में होते हैं एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट, तो जो स्टेशन से कौन सा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या फायर स्टेशन, कई लोग तो मतलब फायर ब्रिगेड ही भगा रहे हैं ना। नहीं, जो स्टेशन से, कौन सा स्टेशन, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से जो फ्रीक्वेंसी आती है, जो फ्रीक्वेंसी आती है, जब इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है ना, तो हमें वही चीज सुनाई देती है, दिखाई देती है। समझ आया कैसे काम करता है। तो मतलब हम और सी की एल की और सी की वैल्यू बढ़ा सकते हैं क्या, बढ़ा घटा सकते हैं क्या, सीरीज पैरेलल करके बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो या फिर नहीं भी बढ़ा घटा सकते, जो भी होता है मेरे को नहीं पता, इतना मैंने डिटेल से मैंने भी नहीं पढ़ा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो एल और सी की वैल्यू को चेंज करके, एक्सएल एक्ससी की वैल्यूज को चेंज करके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया घटाया कब ज्यादा ऐसे किया जाता है। ठीक है, सेट करते हैं ना हम, जैसे रिमोट में बटन दबाते हैं चैनल चेंज हो जाता है। क्या करता है बेसिकली, वो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है और उस फ्रीक्वेंसी को आने वाले स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से क्या करता है, मैच करता है, और वही चीज फिर हमें क्या देती है, दिखाई देती है। तो जो एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस के टाइम पे ऐसा जो फिनोमिना होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी को कैच करना, एक्सेप्ट करना, इसलिए इस सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। कौन सा सर्किट बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट भी इसको हम बोलते हैं। ये थी भाई क्या मजे की बात। तो सीख गए तुम लोग मजे की बात, भूल तो नहीं जाओगे मुझे मजे की बात सीख के। यार अब तो हमको सब आता है, अब क्या जरूरत इसकी, है ना। तो मजे की बात तो आ गई, अब तुम लोग अब थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, है ना। चलो तो कहते हैं भाई, एक हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होगी जब पावर बिकम्स हाफ हो जाती है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन देखा नहीं गया इस पर, ठीक है, क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो भाई कि पावर को हाफ किया, देन उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली, तो वो जो फ्रीक्वेंसी वो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा मुझे कहीं पे तो मैं क्वेश्चन पे करवा दूंगा, लेकिन तुम लोग याद रखना। ठीक, एक तुम लोग याद रख सकते हो कि जैसे कि बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है। तो मतलब मैंने इस करंट की इस वैल्यू के लिए मैंने बैंडविड्थ निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा। ठीक, तो ये दो जगह पे जाके कट कर रहा है, ये ले लेता हूँ क्या, 2, ये ले लेता हूं मैं क्या, F1। ठीक, तो जो F2 माइनस F1 होगा, डेल्टा F होगा, उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में भी आता है ये। ठीक है, बैंडविड्थ पता चला क्या होता है, सिंपल है, कुछ भी नहीं पढ़ना हमें, सब तो आता ही है ना। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो है क्वालिटी फैक्टर। वो है क्या, क्वालिटी फैक्टर। क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर, इस साल भी आया था शायद, नीट में आया था, जेई में आया था, मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन आया था क्वालिटी फैक्टर के ऊपर, डायरेक्ट वैल्यूज दी गई थी, क्वालिटी फैक्टर पूछा गया था, फॉर्मूले में पुट करके तुम लोग निकाल सकते थे। अब देखो वो क्वेश्चन तुमसे अब हो जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली होता क्या, हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं, हमारे रेजोनेंस का लास्ट टॉपिक है ये क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली होता क्या है, ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है कि कुछ नहीं होता। अभी तो बोल रहा था मैं क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता, ये होता है एक रेशियो। देखो रटेंगे डेफिनेशन, क्या फायदा, याद रखो क्वालिटी फैक्टर कुछ नहीं होता, होता है रेशो। अब कुछ भी नहीं होता, रेशो भी होता है, सब होता है फिर तो, है ना।
क्या होता है, रेशियो होता है किसका, 2 पाई। लगा दो भाई, लगा दो, तुम्हारा क्या कुछ घिस रहा है कुछ, है ना। तो 2 पाई और मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। 2 पाई को वैसे डेफिनेशन में मत लिख देना कि 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, नहीं, सिर्फ फॉर्मूले में लिखना है, ठीक है। तो क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल, अभी पर लिख देना पी यार तुम लोग, मैं शॉर्टकट लिया इसका, ये नहीं तुम भी लोगे, ठीक। पर साइकिल मैक्सिमम एनर्जी, फिर आ गया ये तो यार, मैक्सिमम एनर्जी लॉस पर साइकिल, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, क्वालिटी तुमने पढ़ा होगा ना, क्वालिटी फैक्टर पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं तुमने पढ़ा होगा ना कार्नोट इंजन में, एफिशिएंसी। अब आया ना सही वर्ड, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में भी तुम लोग क्या करते हो, आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना इनपुट के बदले हमें कितना आउटपुट मिल रहा है ना, वही तो करते हो। तो सेम वही है कि भाई कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है और कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, इसी पे डिपेंड करेगी इसकी क्या क्वालिटी। अब क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा मतलब स्टोर्ड एनर्जी पर साइकिल ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लॉस से, है ना। तो लॉस एनर्जी जब ज्यादा होगी तो क्वालिटी गिर जाएगी हमारी रेजोनेंस की, सिंपल। तो इसको निकालते कैसे, इसके फॉर्मूले हैं, लेकिन इसका फंडा क्या यही है कि क्वालिटी बताता है किसकी, हमारी रेजोनेंस की, हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के, ठीक है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में भी तुम्हें कमाल की बात बताऊंगा, जानना चाहोगे कमाल की बात, चलो बताएंगे तुम्हें कमाल की बात, ठीक है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, सिंपल, ठीक। और क्या होता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखो, जानने की जरूरत नहीं क्या होता है मैग्निफिकेशन फैक्टर, सिंपल, अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट टिक कर सको, आएगा नहीं इतना, मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और क्या बताऊं तुम लोगों को इसके अंदर, हाँ सिंपल, अगर रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, अगर रेजिस्टेंस को हम जितना ज्यादा डिक्रीज करेंगे क्वालिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो एनर्जी भी कम लॉस होगी। लॉस किसकी वजह से हो रही है, मेनली रेजिस्टेंस की वजह से ही तो हो रही है। और अगर रेजिस्टेंस को ही हम कम कर देंगे तो एनर्जी लॉस होना कम कर देगी, और एनर्जी लॉस होना कम कर देगी तो हमारा क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा, ठीक। अगर क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा तो हमारी शार्पनेस भी इंक्रीज हो जाएगी, हमारा मैग्निफिकेशन फैक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और क्या बताऊं तुम लोगों को, बता देता हूँ चलो तुमको, मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है, अब इतना बता दिया तो यार कुछ नहीं होता, और फिर वही बात आ गई यार, घुमा रहा हूं मैं तुम लोगों को, है ना। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर बेसिकली कुछ नहीं होता, रेजोनेंस के टाइम पे, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस जो क्वालिटी फैक्टर होता है ना उसी को हम मैग्निफिकेशन फैक्टर बोल देते हैं, खत्म बात। इसीलिए बोला मैंने नहीं पूछेगा तुम लोगों से, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर ही पूछता है वो, समझे। फिर भी तुम लोग याद रखो, रेजोनेंस के टाइम पे जो क्वालिटी फैक्टर होता है ना उसको मैग्निफिकेशन फैक्टर बोल देते हैं, एक अलग नाम हो गया कि भाई रेजोनेंस के टाइम पे हम मैग्निफिकेशन फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। चलो तो भाई, अब शार्पनेस का मतलब बता देता हूँ, फिर हम क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले लिख देंगे और लेक्चर समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं हम, समाप्त नहीं हुआ है, हो जाएगा, अभी कितना ही टाइम बचा, ठीक। तो शार्पनेस का मतलब होता है भाई जो हमने पीक देखी थी ना, हाँ बिल्कुल सही, वो चोंच वाली पीक, उसका कितना शार्प हो रहा है वो, देखो एक तो हो ऐसे, ठीक, एक हो ऐसे, एक हो ऐसे, ठीक। तो शार्पनेस का फंडा मेनली क्या है, देखो शार्पनेस का रियल मीनिंग क्या है, देखना। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को करता हूँ थोड़ा सा कम, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को करता हूँ थोड़ा सा कम, तो करंट यहाँ पे बहुत ज्यादा गिर जाता है, और चैनल्स क्या होते हैं अच्छे से सेपरेट हो पाते हैं, अच्छे से सेपरेट हो पाते हैं चैनल, यहाँ पे इतने अच्छे से देखो सेपरेट होंगे, देखो यहाँ पे इतने अच्छे से सेपरेट होंगे चैनल गैप में। अगर मैं इतनी, इसमें देखो फ्रीक्वेंसी को कितना कम, कितना चेंज करने पे हमें करंट की वैल्यू में चेंज दिख रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते ही करंट की वैल्यू में चेंज आ रहा है। तो शार्पनेस का रियल मीनिंग यही होता है, और कमाल की बात भी यही होती है कि जितनी ज्यादा अच्छी शार्पनेस होगी हमारा डिवाइस उतने अच्छे से फ्रीक्वेंसीज को कैच करेगा, और उतना अच्छा होगा, उतनी जल्दी झू झू की जो आवाज आती है ना रेडियो में वो नहीं आएगी, एफएम में कम आती है ना झू झू की आवाज, क्योंकि अच्छे सर्किट होते हो,
वो तो मोबाइल में ही होता है। तो मोबाइल में क्या एलसीआर सर्किट होता है? मोबाइल में तो डीसी यूज होता है ना। हाँ डीसी सही। मैं तुम लोगों को एक चीज बताना भूल गया था, जो हमने ओनली एल एंड ओनली सी पढ़ा था, इसके बाद बताता हूँ, सही याद आ गया यार, डीसी से तो है ना। तो डीसी यूज होता है ना मोबाइल में, तो डायरेक्ट करंट यूज होता है बैटरी के थ्रू, तो उसमें होता है क्या एलसीआर सर्किट? सोचो, जिसको पता है बता देना भाई। ठीक है, चलो तो पता चला शार्पनेस का मतलब। और शार्पनेस देके तुम लोगों को ये भी तो पूछ सकता है, सिंपल देखो क्या क्या पूछ सकता है। ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया R1, ये दे दिया R2, ये दे दिया R3। पूछेगा बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है। बोलो बोलो बोलो, सिंपल R3 ज्यादा है R2 से, देन R1 से। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? हमने पढ़ा भाई, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, शार्पनेस हो जाएगी इंक्रीज, क्वालिटी हो जाएगी इंक्रीज, शार्पनेस हो जाएगी इंक्रीज। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे देखो शार्पनेस है कम तो रेजिस्टेंस होगा ज्यादा, यहाँ पे शार्पनेस है ज्यादा तो रेजिस्टेंस होगा कम। पूछ लिया ना क्वेश्चन, पूछ लिया ना। ऐसे ही पूछेगा वो, और कुछ नहीं पूछेगा तुम लोगों से, फंसाएगा ही नहीं फंसाएगा, और तुम फंसोगे भी यही कि भाई यहाँ पे तो आर ऊपर है तो रेजिस्टेंस भी ऊपर वाला ज्यादा होना चाहिए। नहीं, ऐसे ऐसे तुम लोग एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फिनोमिना याद रखो, जब तुम लोगों से बनेंगे क्वेश्चन अच्छे से। ठीक, बाकी क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी तो उसमें देख ही लेंगे भाई कैसे क्या क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी तुम लोग याद रखो। ठीक, तो और हम क्या करने वाले थे, क्या करने वाले थे, हाँ क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले लिख लेते हैं भाई क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सिंपल से फॉर्मूला थे इसके, एक तो एक्सएल अपॉन आर, ये भी क्वालिटी फैक्टर होता है। और किसके इक्वल होता है? एक्सी अपॉन आर। ये सब एंटी रेजोनेंस की बात है कि रेजोनेंस के टाइम पे क्या होता है। ठीक है, और किसके इक्वल होता है क्वालिटी फैक्टर हमारा? 2 पाई एफ आर एल अपॉन आर। ये तो देखो वही है यार, फिर इसको तो खोल के लिखना है ना एक्सएल और एक्सी को। ये तो तुम लोग कर लोगे, ये आता है तो तुम लोग को, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, कोई फायदा नहीं बताने का, ऊपर वाले याद रख लो, फिर तुम लोग ज्यादा दिमाग लगाओगे है ना। और क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला? 1/r अंडर द रूट एल अपॉन सी। सबसे ज्यादा देखने को ये मिलेगा तुम लोगों को भाई, इसको तो तुम लोग रट लो, शायद क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले के ऊपर आया था जितना मुझे लग रहा है, बाकी पक्का याद नहीं मुझे। ठीक है, और क्या होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है ना, अपॉन में बैंडविड्थ, ये भी क्वालिटी फैक्टर देता है देखो। और हमें पता है कि डेल्टा एफ क्या होता है। तो अगर हमें दे दे कोई 3 फ्रीक्वेंसी दे दे कि भाई करंट हमें सेम मिल रहा है, करंट हमें क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है एट दिस फ्रीक्वेंसी एंड दिस फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो हम बैंडविड्थ तो निकाल ही लेंगे क्या, इसमें से इसको माइनस करके। एंड हमें दे दे कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ये है, या फिर हमें रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी ना दे, हमें दे दे क्या? एक्सएल की वैल्यू दे दे, एक्सी की वैल्यू दे दे, हमसे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछ ले, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करेंगे है ना। फिर ओमेगा से, या फिर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी की नहीं करेंगे, हमें एल की और सी की वैल्यू दे दे, हमें एल की और सी की वैल्यू दे दे, फिर हमसे पूछ ले क्वालिटी फैक्टर, और साथ में हमें करंट की वैल्यू, दो वैल्यू दे दे। कैसे निकालेंगे? यहाँ से बैंडविड्थ निकालेंगे, यहाँ से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे, हमारा क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा भाई, है ना। एट्टे रेजोनेंस पूछेगा उसको हम मैग्निफिकेशन फैक्टर बोल देंगे भाई, सिंपल। देखो ये सब फॉर्मूले होते हैं क्वालिटी फैक्टर के, और कुछ नहीं होता। रेजोनेंस में इतना ही पढ़ना होता है, क्वालिटी फैक्टर में इतना ही पढ़ना होता है, इससे ज्यादा आप पढ़ेंगे तो दिमाग फट जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्या? पावर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? पावर करेंगे, है ना। तो रेजोनेंस तुम लोगों को आया समझ, एलसीआर सर्किट के अंदर क्या कुछ नहीं होता। जिसको नहीं आया समझ दोबारा देख लो भाई, क्योंकि है ही टॉपिक ही है ऐसे। ठीक है, और इतनी आसानी से मैं तो सब मैथमेटिकली लेके चल रहा हूँ, ज्यादा कॉन्सेप्ट में भी नहीं गया। ठीक, फॉर्मूले तुम लोगों को बताया कि फॉर्मूले याद रखो, क्योंकि अगर ये आएंगे ना तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो हाँ एक मैं तुम लोगों को बता रहा था डीसी के बारे में। कौन सी डीसी? वंडर वुमेन वाली, देख ली? सेकंड पार्ट भी आ रहा है ना उसका? मुझे यूट्यूब, हाँ देखता हूँ मैं भी। ठीक है, तो डीसी, अच्छा डीसी क्या? डायरेक्ट करंट, हाँ भाई डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी तो होती ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है? होती ही नहीं है। तो हमारा जो एल होता है, जो हमारा एल होता है वो एक्सएल क्या हो जाएगा हमारा? 2 पाई एफ एल। बोलो एफ क्या हो जाएगी हमारी? 0।
एक्सएल हमारा क्या हो जाएगा, 0। हमारा रेजिस्टेंस हो गया मिनिमम, तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो डीसी के लिए जो हमारा इंडक्टर होता है, वो कुछ भी रेजिस्टेंस उसको नहीं देता, बिल्कुल प्योरली करंट स्मूथली फ्लो करता है। अब बोलोगे यार ये चीज बताने की थी क्या, ये तो हम खुद ही निकाल लेते हैं ना। तो फिर भी तुम लोग याद रखो कि भाई जो डीसी के अंदर जो हम इंडक्टर लगाते हैं वो ना होने के बराबर ही है। ये उसको हम हटाकर भी सोल्व कर लेंगे ना डीसी के अंदर सर्किट को, तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, क्या कैपेसिटर के ऊपर क्या आता है कि कैपेसिटर को हम फिल्टर की तरह यूज करते हैं। वैसे इंडक्टर को भी कर सकते हैं फिल्टर की तरह यूज, तो है ना, इंडक्टर लगा देंगे, लेकिन इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कैपेसिटर को कर सकते, कैसे, ध्यान से देखना। कैपेसिटर को हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि कैपेसिटर होता है 2πfc, एक्स सी होता है। डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है 0, तो एक्सी आ गया इन्फिनिटी, एक्सी इन्फिनिटी हो गई तो करंट हो गया क्या, ब्लॉक। अब कैपेसिटर लगा दिया मैंने सर्किट के अंदर, यहां से सप्लाई की एक एसी डीसी मिक्स करंट को मैंने क्या किया, एसी डीसी मिक्स करंट को क्या किया मैंने, फ्लो किया। जो डीसी करंट होगा भाई वो तो ब्लॉक हो जाएगा, और यहाँ से सिर्फ क्या जाएगा, एसी करंट जाएगा। डीसी करंट क्यों ब्लॉक होगा, क्योंकि एक्सी हो जाएगा इन्फिनिटी, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, प्योर एसी। क्या हो गया, ये देखो प्योर एसी बना रहा हमारा कैपेसिटर। इसके लिए अलग से चैप्टर ऐसे ही नहीं दिया एनसीईआरटी ने, नीट वालों ने, जेई वालों ने। बहुत काम है, देखो कितना तो काम कर दिया बेचारे सबके, जान लोगे इसकी। तो डीसी को करता है ये क्या, ब्लॉक, और इसीलिए इसको हम फिल्टर भी बोलते हैं, है ना, फिल्टर सर्किट भी बोलते हैं ओनली कैपेसिटिव सर्किट को। तो ये सब तो तुम लोग समझ गए यार, अब तो आग लगा दोगे अन्नू मलिक वाली। हाँ तो फिर चलो भाई खत्म करते हैं लेक्चर को, जो बताना था मैंने बता दिया, जो तुम्हें पता होना चाहिए था वो सब तुम्हें पता हो गया, है ना। तब क्यों रामलीला को शुरू किया है, मतलब स्टार्ट रखे, करते हैं बंद। फिर कल दिन में क्या सीता जाएगी या फिर रावण आएगा, देखते हैं, पावर पड़ेगी, फिर पावर के टाइम पे देखते हैं रामलीला में क्या होता है। आज की रामलीला का समापन यही, हनुमान जी मिले सुग्रीव जी से, और जो भी तुम लोगों को सब पता ही यार, कुछ भी बोलता हूँ, है ना। तो टेंशन लेने का नहीं भाई, तो अच्छे से पढ़ो तुम लोग। अब मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ कि अच्छे से पढ़ो, जो मैंने बताया उसको अच्छे से लिख लिख के देखो, 2-3 बार लिखोगे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ बताया भी नहीं यार जो याद रख देगा, ठीक। सारा कॉन्सेप्ट बताया मैंने रेजोनेंस का, कि क्या होता है रेजोनेंस की, कंडीशंस क्या होती है रेजोनेंस में, क्या क्या होता है। तो जो क्वेश्चंस आएंगे हमसे क्वालिटी फैक्टर पूछ लेगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, कुछ भी अगर हमसे रेजोनेंस के टाइम पे पूछता है, तो मेनली तो देखो अगर कॉन्सेप्ट चलाएंगे तो मैंने जो बताया उससे हो जाएंगे, और जो फॉर्मूले अगर तुम लोगों को याद होंगे तो तुम 100% ही क्वेश्चन लगा लोगे रेजोनेंस के। ज्यादा बोल दिया क्या, अरे लगा लोगे तुम लोग, भरोसा रखो खुद पे, ठीक है। तो और तो कुछ है नहीं रेजोनेंस में पढ़ने लायक, इतना ही सब था। बाकी कुछ होगा क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दियो भाई, इतनी दूर तक आए हो तो रेजोनेंस पढ़ के गए हो यार। ऑर्गेनिक की रेजोनेंस समझना है, इलेक्ट्रिक तो आई होगी, इलेक्ट्रिक आ गई वो भी बहुत है। अब कई लोग कमेंट करेंगे हाँ हमको तो ऑर्गेनिक की भी आती है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक नहीं ऑर्गेनिक भी आती है, आती है तो और भी अच्छा भाई। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक।